Page number 55, Kinship and Marriage, Many Rules and Varied Practices. चलिए सबसे पहले फैमिली लाइफ को स्टडी करते हैं। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि सारे फैमिलीज एक जैसे नहीं होते हैं। कोई परिवार बड़ा होता है तो कोई छोटा। आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी हर फैमिली के अलग अलग होते हैं और उनकी एक्टिविटीज भी अलग अलग ही होती है भाई। अक्सर क्या होता है, एक फैमिली के मेंबर्स रिसोर्सेज भी आपस में शेयर करते हैं। आप लोग अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आपकी फैमिली इंक्लूडिंग यू घर की चीजें आपस में मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं ना। साथ में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और घर में कोई पूजा पाठ हो तो साथ में मिल बैठ कर करते हैं। और हमारे कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जिसे हम रिलेटिव्स कहते हैं, या टेक्निकल टर्म यूज करूं तो किनफोक। फैमिली रिश्ते को नेचुरल और ब्लड रिलेशन माना जाता है। कुछ सोसाइटीज में कजिन को ब्लड रिलेशन माना जाता है तो कुछ में नहीं। अच्छा जी, अर्ली सोसाइटीज के लिए तो चलो हिस्टोरियंस को एलीट क्लास के बारे में खूब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, उनके बारे में तो लिखा जा रहा है और उनके बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ने को मिल जाता है। हिस्टोरियंस उनको स्टडी कर लेते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को, उनके तरीकों को वो लोग बताते रहे, हमें उनकी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नहीं मिल पाता। तो हिस्टोरियंस फैमिली एंड किनशिप को लेकर एटीट्यूड को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है, क्योंकि शायद इस एटीट्यूड ने ही लोगों के एक्शन को शेप किया होगा। भाई जैसा उन्होंने सोचा होगा वही तो वो करेंगे ना, उनका एक्शन उनके एटीट्यूड को ही तो बताता है और इस एक्शन की वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हुआ होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किन क्या चीज है। संस्कृत टेक्स्ट यूज करता है एक टर्म कुला, कुल जिसे कहते हैं, और वो उसका मतलब है फैमिलीज। और जाति को हम, जाति क्या होती है, एक लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, मतलब बहुत ज्यादा जब रिश्तेदार एक परिवार के, एक ही खानदान के होते हैं तो उसे जाति कहा जाता है। और उसके बाद एक और टर्म है वंश। वो वंश क्या है, एक लीनिएज को शो करता है, दादा परदादा पिता बेटा, ये सब एक वंश के हुए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। चलिए महाभारत क्या है, ये एक कहानी है किनशिप के रिलेशन की और किस तरह से रिलेशनशिप चेंज होती है, मतलब कि बंधु बांधव रिश्तेदारी के बदलने की कहानी है महाभारत। ये कहानी क्या है, कौरव और पांडवों के बारे में उनकी कहानी है, जिनकी लड़ाई होती है जमीन को लेकर। कौरव और पांडव दोनों ही कुरु वंश से रिलेटेड थे और इस वंश का एक जनपद हस्तिनापुर में शासन था। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो संघर्ष था कौरवों और पांडवों के बीच का, एक बहुत बड़े वॉर में जाकर खत्म हुआ और इसमें पांडवस जीत गए। इसके बाद पेट्रिनियल सक्सेशन, मतलब कि पिता के बाद उसके बेटे को सक्सेसर, उत्तराधिकारी माना गया। ये पेट्रिलिनी एपिक, मतलब ऐसा नहीं है कि महाभारत से पहले कभी कोई किताब लिखी ही नहीं गई हो, ऐसा नहीं है, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन महाभारत ने इस थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक, अच्छा, पेट्रिलिनी यानी जिसे कि हम कहते हैं पितृवंशिकता में पिता के डेथ के बाद बेटे को उसका रिसोर्स मिलेगा, और अगर फादर राजा है तो इसके मरने के बाद राजगद्दी भी बेटे को ही मिलेगी। ठीक, अब ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टी 6 सेंचुरी से आगे की इसी सिस्टम को फॉलो कर रही थी। थोड़ा बहुत वेरिएशन था, कई बार राजा का कोई बेटा नहीं होता था, कई बार राजगद्दी में भाई लोग सक्सीड कर लेते थे, तो कई बार कोई और रिश्तेदार, जैसे कि भाई चाचा ताऊ भांजा, कोई भी रिश्ते उसमें राजगद्दी में अपना क्लेम करता था। अच्छा जी, और कई एक्सेप्शनल केसेस में औरत भी थ्रोन को संभाल लेती थी, जैसे कि प्रभावती गुप्ता। ये पैट्रिलिनी का सिस्टम सिर्फ रूलिंग क्लास, मतलब कि जो राजाओं की फैमिलीज तक ही लिमिटेड नहीं था।
अच्छा, हमारी ऋग्वेदा के मंत्र से पता चलता है कि अमीर लोग और हाई स्टेटस और ब्राह्मण्स भी इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। चलिए अब देखते हैं हम सोर्स 1, प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स। ऋग्वेदा का एक अंश है जो शायद 1000 BC में जोड़ा गया होगा और जिसे पुजारी हिंदू शादियों में आज भी पढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है? देखिए, मैं इसे यहाँ से फ्री करता हूँ, मुक्त करता हूँ। यहाँ से मतलब कि फादर के होम से मैंने इसे वहां मतलब कि हस्बैंड के घर में मजबूती से स्थापित किया है, बाउंड किया है, जिससे इंद्र के आशीर्वाद से इसके फाइन सन्स मतलब कि उत्तम पुत्र पैदा हों, इसे अपने हस्बैंड का प्यार मिले। अच्छा जी, तो इंद्र कौन थे? इंद्र देवता थे वेलोर, वॉरफेयर, शौर्य के, युद्ध के और बारिश के। ठीक, तो इस मंत्र से हमें ब्राइड और ग्रूम के लिए मैरिज का मतलब समझ में आता है कि शादी का मतलब क्या है। चलिए अब आगे वाला सोर्स देखते हैं, किनफोक क्वारल। वाई किनफोक क्वारल? फाइन। आदि पर्व में जो कि पहली संस्कृत महाभारत है, वो डिस्क्राइब करती है कैसे कौरवों और पांडवों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देखिए, कौरव कौन थे? वो थे धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव उनके बांधव मतलब उनके किनफोक थे। अब क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे, तो उनका छोटा भाई पांडु वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा बने। लेकिन पांडु की डेथ के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। अच्छा जी, अब क्योंकि सारे राजकुमार जो क्या थे वो छोटे थे, अब इसलिए राजा कौन बना? धृतराष्ट्र। अब जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के लोग पांडवों को ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वो कौरवों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे थे और गुड नेचर्ड थे। ठीक, तो इस बात से जो कौरव का सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन, वो बहुत जेलस हुआ। तो वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि भाई आप ब्लाइंड थे, इसलिए आपको सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं था। जबकि बाद में क्या हुआ कि सरों की सिचुएशन ऐसी आई कि आपको ये अधिकार मिल गया। लेकिन अगर ये पांडु से विरासत भी प्राप्त करते हैं और उसके बाद मतलब अगर पांडव राजा बन जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा कि उनके बेटे, उनके नाती पोते, जो प्रपोत्र जो भी हैं, उन्हीं लोगों को ये विरासत मिलेगी और हम और हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इस संसार में बिल्कुल हीन समझी जाएगी क्योंकि हमें तो उत्तराधिकार हम तो नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्ट आप देख रहे हैं हो सकता है लिटरली राइट ना भी हो, सच ना भी हो, लेकिन इस बात का तो आइडिया इससे लग जाता है कि जिसने ये किताब लिखी है उसका एटीट्यूड क्या था, वो क्या सोचता था। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.